सबसे पहले द रचयिता के माध्यम से आज हम एक पुस्तक परिचर्चा के लिए जुड़े हैं। तो सभी दर्शकों का और रचयिता द क्रिएटर के जो भी फॉलोअर्स हैं, जो फेसबुक पेज के माध्यम से जुड़े हैं, उन सभी का स्वागत है। और आपको बता दें कि आज हम लेखक भगवंत अनमोल जी के साथ पुस्तक परिचर्चा करेंगे और उनसे बात करने का जो सौभाग्य है वो हमको मिला है। तो हम इस बात को करेंगे। भगवंत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेरा नाम कुलदीप राघव है, पेशे से पत्रकार हूं और लेखक हूं। और भगवंत जी के बारे में बात करें तो जिंदगी 50-50, उसके बाद बाली उमर और अब उनकी नई किताब प्रमेय, जो कि हाल ही में रिलीज हुई है, और उस किताब को लेकर ही आज हम परिचर्चा करने वाले हैं। भगवंत जी उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की ओर से बालकृष्ण शर्मा नवीन युवा पुरस्कार से सम्मानित हैं। और युवाओं के बीच में ही नहीं, हिंदी जगत के जितने भी सम्मानित लोग हैं, हिंदी जगत को जितने लोग समझने वाले हैं, हिंदी पढ़ने वाले लोग हैं, उन सभी के बीच में भगवंत अनमोल एक जाना पहचाना नाम है। उनकी जो नई पुस्तक है प्रमेय, एक अलग तरह के विषय पर है। आध्यात्म और विज्ञान का एक कॉम्बो जैसा विषय भगवंत जी ने उठाया है इस बार। और खास बात यह है कि भगवंत हर बार नए तरह के विषय को उठाने के लिए जाने जाते हैं। तो पहला सवाल हम इस पुस्तक परिचर्चा का भगवंत जी से इसी पे लेंगे। तब तक मैं एक बार भगवंत जी से चाहूंगा कि वो एक बार स्वयं जरा यूजर्स के साथ में, हमारे जो लोग जुड़े हैं, उनसे रूबरू हो जाएं। नमस्ते कुलदीप जी। और वो जो है कि वो रचयिता के पाठकों का मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ कि हमें यहाँ पे अपनी किताब के बारे में बात करने का दिया गया। शुक्रिया आप सभी का जुड़े ले रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, शुरू कीजिए। बहुत बढ़िया भगवंत भाई। तो सबसे पहले जिस पुस्तक के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिस पुस्तक के लिए भगवंत भाई इस मंच पर हैं, तो उस पुस्तक की एक झलक आप लोगों के सामने एक बार दिखा दी जाए। ये वो पुस्तक है प्रमेय, और ये भगवंत भाई के हाथ में भी है, ये मेरे हाथ में भी है। तो इसी पुस्तक के बारे में आज हमें बात करनी है। ये प्रमेय है और आध्यात्म सृजन है, विज्ञान शोध है, धर्म नियम है। तो ये इस पुस्तक का सार है, जिसे राजपाल एंड सन्स ने प्रकाशित किया है। लगभग 141-42 पेज की ये किताब एक ऐसे विषय पर है कि जब आप इसे पढ़ेंगे तो हो सकता है कि नाम से आपको ये थोड़ा भारी लगे। प्रमेय मतलब गणित की कोई थ्योरम आपको लगे कि भाई भगवंत भाई ने इस बार कुछ बहुत भारी भरकम लिख दिया। तो ये सिर्फ समझ और सोच की बात है। ये बहुत प्यारी सी एक कहानी है और आध्यात्म और विज्ञान के बीच से निकलती हुई एक प्रेम कहानी ही है। तो जो युवा पाठकों के दिमाग में एक बात रहती है कि यार किताब थोड़ा हल्की फुल्की पढ़ने को मिले, तो ये किताब हल्की फुल्की से थोड़ा ऊपर लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग विषय के साथ है, एक इंटरेस्टिंग कहानी को लेके है। तो ये इस किताब की झलक है। और जो मैंने अभी आपसे कहा कि भगवंत भाई अलग अलग विषयों पे लिखने के लिए जाने जाते हैं, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि चाहे वो लेखन जगत हो, चाहे वो सिनेमा जगत हो, नया प्रयोग करने से, अगर कोई लेखक, कोई कलाकार एक ट्रेंड पे चल दिया है, तो वो नए प्रयोग करने से हमेशा बचता है, क्योंकि उसे फेलियर का डर बहुत होता है। लेकिन भगवंत भाई के साथ एक बात ये खास है कि वो फेलियर से कभी नहीं डरते हैं। उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन में भी और लेखकीय जीवन में भी तमाम चुनौतियों को स्वीकारा है और उन चुनौतियों पे जीत पाई है। तो यहां से भी वही बात निकलती है कि जिंदगी 50-50 जैसी किताब, जो कि ट्रांसजेंडर्स के जीवन पे, फिर उसके बाद बाली उमर जैसी किताब जिसे नौजवान छोटे बच्चों से वो उम्र से शुरू होती है और नौजवानी तक उसकी कहानी जाती है, अलग तरह की कहानी उन्होंने लिखी। और इसके बाद एक प्रमेय। इसमें खास बात यह है कि भगवंत भाई दो प्रेम कहानियां साथ साथ लेके चलते हैं। एक तरफ एक आईआईटी में पढ़ने वाले एक युवा की कहानी है जिसे मुस्लिम लड़की से प्यार हो जाता है, और दूसरी तरफ
एक कहानी भविष्य और भूत की कहानी है कि एक एलियन जो कई साल पहले आया है, मतलब ये जब एलियन की लव स्टोरी की बात आती है तो मतलब आप सोच सकते हैं कि कितनी दूरदृष्टि और कितनी गहरी सोच भगवंत भाई रखते होंगे। तो मेरा पहला सवाल भगवंत भाई, सीधे सीधे हम सवाल पे आते हैं कि ये अलग तरह के विषय, ये चुनौती लेने का दमखम कहाँ से मिलता है आपको? कुलदीप जी, आपने सही क्वेश्चन किया है। होता क्या रहा है, हिंदी साहित्य का लेखक भी वही होता रहा है जिसने हिंदी साहित्य की शिक्षा ग्रहण की। तो शुरुआत में आपको ये बातें पता होंगी कि एक हाथी का छोटा सा बच्चा होता है, उसको एक धागे से बचपन में बांधा जाता है। फिर वो पूरी कोशिश जो है ना करता है कि वो धागा तोड़ दे, लेकिन वो धागा नहीं तोड़ पाता है। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है, तोड़ने के काबिल हो जाता है, तो वो कोशिश ही नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसको बचपन से ही ये सिखाया गया है कि आप धागा नहीं तोड़ सकते। तो हिंदी साहित्य में भी दिक्कत यही रही है। यहाँ पे प्रोफेसर्स स्टूडेंट्स को सिखाते रहे हैं कि आप इसी विमर्श पे लिख के जिंदगी चला सकते हैं। बिल्कुल। जबकि वो इतना गलत था कि 1990 या 2000 के बाद में देखिए, हिंदी साहित्य की किताबें ही बिकना बंद हो। उसके पीछे कारण यही था कि उनको एक धागे से बांधा जाता था और जो है कि ये बोला जाता था कि हिंदी की किताबें कहाँ बिकती हैं, और उनको ऐसा बताया जाता था कि आप दलित स्त्री या फिर किसी ऐसे जो है कि विमर्श पे लिखेंगे तो ही आपको जाना ना जाएगा। लेकिन 2014 में क्या हुआ, 13 या 14 के बाद में जो बीटेक या फिर बीए या फिर वो किसी भी फील्ड से लड़के रहे हों, वो जुड़ना शुरू किए और उनको इस बात को नहीं बैठाया गया कि आप इसी विमर्श पे लिखेंगे और साथ में हिंदी साहित्य की 500 किताबें ही बिकती। जी। तो फिर एक लेखक हैं, उन्होंने बोला हुआ है कि जो दूसरी फील्ड से आए हुए लोग होते हैं वही किसी दूसरी फील्ड पे झंडा गाड़ते हैं। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि उनको हाथी की तरीके से एक धागे से बांधा नहीं जाता है। तो शुरुआत में भी हमें ये बताया गया कि मैं यदि हिंदी में लिखता हूं तो किसी जो है ना विमर्श की किताब ही लिखनी होगी, साथ में किसी नामवार के पैर छूने पड़ेंगे, उसके बाद ही हमारा हिंदी में नाम हो पाएगा। ये पूरी कोशिश की गई थी, लेकिन जरा सोचिए, 500 किताबें तो दोस्तों में बांटी जा सकती हैं भाई साहब। बिल्कुल। बात तब बने जब आपकी 50,000 किताबें निकलें। बिल्कुल। तो हिंदी साहित्य में इंटर करना ही एक रिस्क है। यदि मैंने वो रिस्क लिया हुआ है तो नए विषय लिखने से क्या घबराना कुलदीप जी, बिल्कुल। जरा बताइए। बिल्कुल। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो ये जो घबराने वाली बात है, और ये बहुत अच्छी बात है कि
एक परिंदा अगर पहाड़ी पर है और वो बार बार ये सोच रहा है कि मैं कैसे उड़ूंगा, तो उसकी माँ उसको धक्का देती है, और जब वो धक्का दे के नीचे गिरता है तो वो थोड़ी देर तो उसे लगता है कि मैं गिरा, लेकिन उसके पंख अपने आप खुल जाते हैं और वो उड़ना शुरू कर देता है। तो जब तक आपको ये भाव नहीं डाला जाएगा कि तुम उड़ सकते हो, तुम जो चाहे कर सकते हो, तो तब तक वो दमखम, तब तक वो हौसला वो नहीं आता है। तो बहुत बढ़िया भगवंत भाई, कुछ चीजें हमारे किताबों को लेके, जब हम भी किताब लिखते हैं, आप भी किताबें लिखते हैं, और आजकल जो किताबें बिक रही हैं तमाम युवा लेखकों की, तमाम आजकल के लेखकों की जो रिकॉर्ड्स बना रही हैं, हम देखते हैं कि उसमें टाइटल, कवर पेज, ये सब चीजें बहुत मायने रखते हैं। विषय पे तो अभी आपने चर्चा की और विषय पे हम बात करेंगे, लेकिन किताब के अंदर घुसने से पहले हम किताब के बाहरी आवरण की जरा बात कर लें। तो पहले आज से 5-10 साल पहले, जब 2013-14 और उससे पहले की जो बात थी कि भाई किसी लेखक ने अपनी किताब की पांडुलिपि लिखकर दे दी, और उसके बाद उसको कैसे तैयार करना है, कैसे पेज लगाने हैं, सफेद लगाने हैं, पीले लगाने हैं, नाम बहुत बड़ा सा, उसके नीचे टैगलाइन भी है, तो वो बहुत बड़ा बड़ा मसला। आपकी क्या सोच रहती है किताब के बनने को लेकर, उसके कवर पेज को लेकर, उसके टाइटल को लेकर? कैसे आप चुनाव करते हैं कि कहानी तो चलो आ गई दिमाग में, लेकिन उसका हम नाम कैसे तय करें, कवर पेज कैसा होना चाहिए? क्या इसमें लेखक की भूमिका होनी चाहिए, और होती है तो आपकी क्या भूमिका इसमें रहती है अपनी किताबों को लेकर? कुलदीप जी, प्रमेय हमने जब शुरुआत में राज्यपाल की संपादक मीरा राजी को नाम सुनाया, तो वो बोलती हैं, प्रमेय क्या पाठक समझ पाएगा? हमने कहा, कसप भी कोई नहीं समझ पाता है, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। वो दिखती है, ठीक है ना? तो जो हम लोगों ने बीटेक जो है ना किया हुआ है, पहले का लेखक क्या होता था कि वो एक जो है ना प्रोफेसर होता था, ठीक है? प्रोफेसर को ये नहीं पता होता है कि वो कोरल पे कवर की डिजाइनिंग होती है, ठीक है? उसने अपनी पांडुलिपि जो है कि लिखी, दासपाल को भेज दी, ठीक? लेकिन एक हमारे जैसा बीटेक किया हुआ लड़का, उसको सारी जानकारी होती कि ये कवर कैसे से डिजाइन होता है। साथ में सोशल मीडिया ने क्या किया कि हमें में मार्केट के बारे में बताना शुरू किया कि क्या चल रहा, ठीक है? जी कुलदीप दीप जी, पहले का लेखक गांव में बैठा रहता था, उसको नहीं पता चलता था कि दिल्ली में या बेंगलोर में या भोपाल में उसकी कितनी किताबें बिक रही हैं। बिक रही हैं, लेकिन किस तरह बिक रही है? आज की डेट में पता चलता है, जब कोई बुक सेलर मुझे ये बताता है कि उसने जिंदगी 50-50 की 500 कॉपियां भेजी हैं, जी तो प्रकाशक 500 किताबों की रॉयल्टी मुझे नहीं दे सकता है। देगा तो उस पे बहस होती है, ठीक है ना? जी तो आपका जो जो कवर की बात है, तो कवर के दो थे चीजें हमने जो मीरा जी को भेजी थी। एक जापान का आर्टिस्ट था दूसरा जो है कि ये वाला कवर था, ठीक है ना? दोनों में से मीरा जी को ये सही ही लगा, और उसको उन्होंने इसे खरीद लिया, ठीक है? वो टाइटल हमें यही ही रखना था। तीसरी चीज थी कि टैगलाइन तो किताब का सार होना चाहिए, ठीक है? तो हमने यहाँ पे किताब का सार ही रखा है कि तीनों चीजें जिनका का किताब में उल्लेख है,
तीनों चीजों के बारे में मैंने उसको को लिखा है। और एक एक लेखक की पूरी भूमिका है सकती है उसके पूरे कवर। जी, सबसे महत्वपूर्ण बात एक और भगवंत भाई यहाँ आ जाती है कि जैसे किताब की डिजाइनिंग हो गई, तो यहाँ ये नए लेखक जो हमारे साथ जुड़े हैं, हमारी इस चर्चा में भी जो लोग जुड़े हैं, और अक्सर उनके दिमाग में ये सवाल रहता है कि भाई हमने किताब लिख दी, अब उससे आगे क्या। तो ये जो सवाल, इस सवाल का जवाब मैंने आपसे इसलिए लिया कि जो लोग ये जानना चाहते हैं कि भाई किताब लिखने की जो प्रक्रिया है वो खाली लिखने तक ही सीमित नहीं है, उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, बहुत सारे अलग अलग शाखाएं हैं जो आपको समझनी होती हैं कि एक अच्छी किताब जब बन के आती है तो किन किन माध्यमों से एक लेखक किन किन दृष्टिकोण से सोचता है। अब हम जो एक बात है कि इस कहानी की, इस किताब की हम कहानी पे लौटते हैं, तो यहाँ जो एक एलियन वाला पार्ट है, वो जो प्रेम कहानी आपने दिखाई है, वो कैसे आपके दिमाग में आती है? चूंकि कहानी कानपुर आईआईटी, कानपुर बेस्ड है, आईआईटी का जिक्र है, बिठूर का जिक्र हमें मिलता है, और आप खुद मूलतः कानपुर से रहने वाले हैं, तो क्या उस तरह के कुछ इर्द गिर्द किरदार आपके आसपास आपको दिखे? तो ये दोनों चीजें थोड़ा सा हम क्लियर यहाँ अपने पाठकों, अपने दर्शकों को कर देना चाहते हैं कि एक तो वो एलियन वाले पार्ट आपके दिमाग में कहाँ से आया, और क्या ये कहानी के किरदार कहीं आपके आसपास आपको मिलते हैं जो ये कहानी आप गढ़ पाए? सर, हाँ, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कुलदीप भाई। देखिए, हमारे यहाँ पे ये मानना रहा है हिंदू हिंदू धर्म पे कि जो हमारे पूर्वज रहे हैं, हम जिन्हें ईश्वर मानते हैं, वो स्वर्ग लोक पे रहते हैं, मीन्स ऊपर रहते जी हैं। ठीक है। पृथ्वी गोल है तो ऊपर या नीचे जैसी कोई भी चीज होती नहीं। ठीक है ना। जी हम जहां पे थे वहां पे ऊपर ही। ठीक है। तो हमारे सनातन धर्म में या इस्लाम में या किसी भी धर्म पे ये माना गया है कि ईश्वर ऊपर ही रहता है। ठीक है। आज से 5,000 साल पूर्व का ये बताया जा गया है कि भगवान जो है हमारी आके मदद करते रहे। ठीक है। तो एक किताब है चैरियट्स ऑफ द गॉड, या फिर आप कई भी किताबें या पुराण, या फिर आप वो जो है ना कि वेद तो जी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पे भी ऐसी चीजों का उल्लेख है। एक वो है ना कॉन्सेप्ट कि जो मीसा के पिरामिड बनाए गए, जी उनके एक पत्थर को 1,000 हाथी एक साथ उठा सकता है, और वो वहां से 1,000 किलोमीटर दूर है। तो मीसा के सैकड़ों पिरामिडों को कैसे बनाया गया आज से 5,000 साल पूर्व, जी वहां पे भी यही मान्यताएं हैं कि ईश्वर ने मदद की। ईश्वर वही था, हमने ईश्वर उसी को माना जो दूसरे ग्रह में लोग रहे थे, जो हमसे ज्यादा विकसित थे। जी यहाँ तक कि एक किताब में या जो घंटा लगाया जाता है मंदिरों में, उसके बारे में ये कहा जाता है, हमने अपनी किताब पे भी लिखा हुआ है कि जो उसकी आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी, वो ऊपर बहुत दूर तक जा सकती है। जी जो वहां पे सैटेलाइट्स आपके चारों ओर चक्कर लगा रही हैं, वहां तक वो आवाज जा सकती है।
तो यदि आप ढंग से विज्ञान को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि हम जिसे ईश्वर मान रहे हैं वो सच में ईश्वर नहीं है, वो आम इंसान है जो हमसे ज्यादा विकसित है। जी तो वहां से को लिखने के बारे में हमने सोचा होगा। जी। तो जब हम अध्यात्म की बात करते हैं तो बहुत सारी, और जब विज्ञान, तो अध्यात्म और विज्ञान के बीच भी एक तरह का विरोधाभास हमेशा देखने को मिलता है। अध्यात्म किसी बात को ठीक ठहराता है तो विज्ञान उसके अपोजिट बोलता है। तो आपने एक ही किताब के भीतर अध्यात्म और विज्ञान दोनों को जोड़ा। तो आप व्यक्तिगत तौर पे क्या मानते हैं कि किस जगह पे विज्ञान को हमें सही ठहराना है? क्या अध्यात्म के भीतर जो विज्ञान की बातें, मतलब जो एक विरोधाभास है, तो क्या विरोधाभास वो सही है? क्या उस विरोधाभास की कोई जगह होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बतौर लेखक, और जब आपने उसी विषय पे किताब लिखी है, तो विज्ञान और अध्यात्म के बीच जो हमेशा से, जो सदियों से एक विरोधाभास चला आ रहा है, तो उसको हमें किस नजरिए से लेना चाहिए? क्योंकि नई पीढ़ी वास्तव में ये समझना चाहती है कि हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, गाड़ी का पंचर हो गया तो पंचर ठीक कराने से पहले हे भगवान ये क्या कर दिया, किसी तरह चल जाए, है ना? अगर आप रास्ते में जा रहे हैं और गाड़ी अचानक से बंद हो जाए तो आप ये दिमाग लगाने से पहले कि ये कैसे ठीक होगा, हे भगवान इसे इस बार स्टार्ट कर दो, तब भी हम यही कि यार एक बार भगवान के उससे स्टार्ट हो जाए ये। लेकिन जाहिर सी बात है, खराब हुई है तो मैकेनिक ही ठीक करेगा। तो ये जो विरोधाभास है कि हम एक तरफ बहुत फॉरवर्ड हैं, पढ़े लिखे और सारी चीजें, और हम ये जानते हैं कि ये काम मशीनरी है, इसको मैकेनिक ही ठीक करेगा, फिर भी हम एक बार के हे भगवान ये ठीक हो जाए। तो आप बतौर लेखक इसको किस नजरिए से लेते हैं कि भाई ये कैसा विरोधाभास है, और क्या इसकी वास्तव में कोई गुंजाइश है, कोई जगह है, क्या ये होना चाहिए? कुलदीप जी, आपने ने किताब की आत्मा पूछ ली है, ठीक है ना, और हम इसका आराम से जवाब को देना चाहेंगे, ठीक है ना। जी पहले बात करते हैं धर्म और आध्यात्म। आपको ये नहीं पता होगा, कि आपको बेशक पता ही होगा कि जो पहले के साधु या महात्मा हुआ करते थे वो साधना करते थे, नेचर से वो कनेक्ट होने की पूरी कोशिश किया करते थे, ठीक है। जी लेकिन आज के पुजारी उनकी की पूजा करते हैं। जी पहले आध्यात्म था, आज धर्म है। समझिएगा इस चीज को। जी पहले के साधु या महात्मा नेचर से कनेक्ट होकर के आंसर का करते थे। आज के हम ही लोग उनकी पूजा पूजा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये बताना जरूरी है कि धर्म या फिर आध्यात्म दोनों एक ही चीज नहीं, जी दोनों वो डिफरेंट चीजें हैं। सेकेंड चीज, आपने ये पढ़ा होगा और जाना भी होगा कि जो आइंस्टीन थे वो अपने कठिन समय में भारत आए हुए थे जी और यहाँ पे आकर के आध्यात्म सीखा था। क्यों? क्योंकि आध्यात्म ही है जो नेचर से कनेक्ट होने का जरिया है। स्टीव जॉब्स के बारे में भी आपने सुना होगा कि वो भी जब एप्पल से निकाले गए थे तो वो भारत आ करके उन्होंने आध्यात्म सीखा। जी तो आध्यात्म ही है जो हमें सही रास्ता दिखा सकता है। हमने किताब पे लिखा है कि आध्यात्म हमारे अंदरूनी शक्ति के बारे में बताता है।
विज्ञान हमारी बाहरी सीमितता के बारे में बताता है। बिल्कुल। दोनों एक ही गाड़ी के पहिए पहिए हैं, हैं। दोनों नहीं है। तो भी वैज्ञानिक आध्यात्म से जुड़ा हुआ नहीं है, वो कभी सफल एक्सपेरिमेंट कर ही नहीं सकता। जी। तो आध्यात्म होना सबसे ज्यादा जरूरी है। वो गीता में भी ईश्वर ने कहा है कि आपको अध्यात्म ही जरूरी है। बाइबल पे भी यही लिखा गया है कि आप नेचर से कैसे कनेक्ट करें। ठीक है, तो विज्ञान और आध्यात्म दोनों एक ही गाड़ी के पहिए हैं, दोनों विरोधाभासी। तो इसमें किसी तरह का कोई विरोधाभास नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो भगवान भाई, पहली बात तो ये कि भाई आप बधाई के पात्र हैं, और जो है मेरी तो शुभकामनाएं आपको कि आपने मतलब इतना चुनौतीपूर्ण विषय वास्तव में उठा लिया, जिसको लिखने से पहले बहुत गंभीर तरह से शोध की, खुद को उस लायक बनाने की कि आप इस तरह का विषय लिख पाए, बहुत आवश्यकता है। तो भैया इस बात के लिए भगवान भाई बहुत बधाई है आपको कि आप ऐसा विषय लिख पाए। और मैं नहीं, प्रशंसा तो प्रमेय पा ही रही है। और देश की बड़ी पत्रकार, फीचर पत्रकार और हिंदुस्तान अखबार से जुड़ी हैं जयंती रंगनाथन जी, लेखिका हैं, तमाम लोग उन्हें पढ़ते हैं। आपकी पुस्तक के बारे में लिखती हैं कि आपका उपन्यास पढ़ लिया, अरसे बाद कुछ नया, अलग और अच्छा पढ़ने को मिला। तो जाहिर सी बात है कि इतने दिग्गज लोग आपकी किताब की प्रशंसा कर रहे हैं। न्यूज़ 18 ने आपकी पुस्तक की समीक्षा अभी 2-3 दिन पहले की है, और देश की बड़ी वेबसाइट है न्यूज़ 18। तो न्यूज़ 18 लिखती है कि प्रेम, अध्यात्म और साइंस के फॉर्मूले से सुलझती है प्रमेय। तो एक ऐसा विषय है जो प्रेम, अध्यात्म और विज्ञान के तमाम विषयों को सुलझाती है। तो ये चुनौतीपूर्ण काम जो किया है वो आपने ही किया है। टाइम्स नाउ हिंदी के लिए रिव्यू किया था, और उस आपने ही रिव्यू में लिखा है। हाँ, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि क्या इस किताब की खास बात है, तो लौटते हैं उस पे कि जीवन में अपूर्णता का महत्व बताती है प्रमेय। हर व्यक्ति आपको सलाह देता है कि पूर्ण हो जाइए। भगवान भाई अकेले हैं तो भाई भगवान भाई 2 हो जाइए। जब 2 हो जाओगे तो 3 हो जाइए। 3 होंगे तो समाज कहेगा 4 हो जाइए। छोटे घर में रहते हैं तो बड़ा घर ले लीजिए, बड़े घर में रहते हैं तो और बड़ा ले लीजिए, छोटी गाड़ी है तो बड़ी ले लीजिए। यानी हर व्यक्ति आपको पूर्ण होने की सलाह देता है, लेकिन प्रमेय बताती है कि भाई जीवन में अपूर्णता का क्या महत्व है। जरा प्रकाश डालिए। किताब का सार भी यही है कि ईश्वर को यह माना गया है कि वो पूर्ण है और हमारी देखरेख जो है ना कर रहा है। जी। इस्लाम पे भी ये बोला गया है कि अल्लाह एक ही है। जरा सोच के देखिएगा कि आपको एक गांव पे छोड़ा जाए, हजार या लाखों या जितनी बोले उतनी गाय भैंसे ऐसे दे दी जाए, खूब अच्छा खाना पीना दे दिया जाए, बोला जाए कि आपको इनको देखना है, जी। कितने देख पाएंगे? अब एक कहानी बड़ा पॉपुलर है इसी के साथ में। सिकंदर वो भारत पे आक्रमण इसीलिए करता है कि उसको बताया जाता है कि भारत के ऋषि मुनि अमर है। वो एक योगी के पास में जाता है और उसके कान पे बंदूक रख देता है, या जो भी हाँ, उस समय जो था। भी चलता होगा। योगी योग पे थे और वो साधना कर रहे थे। उसके बंदूक से वो डरते नहीं। वो वो बड़ा शॉक्ड रह
कह जाता है कि भाई ये दुनिया में कौन सा इंसान है जो मेरे हथियार से डरा नहीं नहीं। डर रहा। तो जो है कि वो पूछता है कि मुझको अमर होना है, रास्ता बता दीजिए। तो वो उसको रास्ता बताता है कि यहाँ से लेफ्ट या राइट जाओगे, वहां पे एक गुफा मिलेगी और वहां का पानी पी लोगे तो तो आप अमर हो जाओगे। अमर हो जाओ। वो अपने 5 सबसे जो अच्छे सैनिक थे या वफादार थे उनके साथ में वहां पे जाता, पांचों को गुफा के बाहर रुकने का आदेश देता है। क्यों? क्योंकि पांचों पी लेंगे तो उसका राज नहीं रहे। हम्म। अंदर जो है कि वो जाता है, वहां पे एक झील होती, वो झील का पानी पीना चाहता है। तभी एक सामने कौवा बैठा होता है, बोलता है रे कि रुको। ये सोचता है कौन है भाई, बोलता है पानी पी लोगे तो हमारी तरीके से अमर हो जाओ, हम्म। और हम हमारा इतना कष्टदायक जीवन जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, हम हर रोज यहाँ पे आके इस पानी को गरिया रहे हैं कि हमने जो है पिया क्यों। जरा सोचिए कि आपके सामने से सभ्यताएं निकलती जाएं और आप वैसे के वैसे से ना कुछ देखने का मन हो, ना कुछ भी रुचि का काम ही ना बचे। बिल्कुल। ईश्वर ऐसा नहीं हो सकता है। हमने जो अपनी कल्पनाओं से बनाया है वो ईश्वर को नहीं नहीं बनाया है। जो है कि वास्तविकता यही है कि हम ईश्वर के बारे में कुछ जानते ही नहीं। बिल्कुल। तो बहुत बढ़िया उदाहरण के साथ आपने बताया कि भाई जीवन में अपूर्णता का क्या महत्व है। ठीक उसी तरह से कि जो मजा सफर में है वो मंजिल में कहाँ। तो जब आप कहीं पहुंच रहे होते हैं तो मंजिल वहां की तमाम। मंजिल मंजिल तो मोक्ष है। बिल्कुल। तो जब आप कहीं मान लिया जब गोवा आप जा रहे हम हैं। ईश्वर बन जाएंगे तो दुनिया में शासन पालन और जो है कि विनाश नहीं करेंगे। हम शांति से मोक्ष में चले जाएंगे। मीन्स कि दुनिया में जो ईश्वर हमने बनाया हुआ है वो नहीं, बिल्कुल। तो पूर्णता ही इस दुनिया में रह सकती है। बिल्कुल। गोवा की यात्रा पे जब रवाना होते हैं तो मन में जितना रोमांच, जितना उत्साह और जितने तरह के ख्याल दिमाग में होते हैं, पहुंचने के बाद नहीं। सफर में जो मजा आता है कि अब बस पहुंचे और बरमुंडा पहन के निकलेंगे, तो वो सोचने में और निकलने में जो है वो मजेदारी का अंतर करेक्ट। है। सोच के आप अधिक रोमांचित होते हैं, बल्कि उस काम को करते वक्त नहीं हो पाते। खैर, प्रमेय पे लौटते हैं। पाठक जानना चाहते हैं कि प्रमेय क्यों पढ़ी जाए। प्रमेय 2 चीजों के लिए पढ़ी जानी चाहिए। पहला, देखिए, किसी भी किताब को पॉपुलर करती है उसकी कहानी। वो डार्क हॉर्स हो, आई लव यू हो, या जिंदगी 50-50 हो, ठीक है। जो किसी भी किताब को पॉपुलर करती है वो है कहानी। लेकिन जो काल जयी करती है वो है उसके विचार। जी। वो गुनाहों का देवता हो, वो कश्यप हो या चित्रलेखा हो, जी। दोनों तीनों की कहानियां इतनी सामान्य सी हैं, लेकिन जो भेद है वो जो है कि विचारों का है।
तो प्रमेय दो चीजों के लिए पढ़ी जानी चाहिए, एक तो उसके विषय के लिए, दूसरा उसके जो है कि विचारों के लिए। जो पात्र होता है शुरुआत में जिन जो है कि विचारों को सोचता है, धीरे धीरे करके उन्हीं जो है कि विचारों को काटता भी है। तो प्रमेय दो चीजों के लिए पढ़ी जानी चाहिए, पहली विषय वस्तु, दूसरा उसके विचार। तो पाठकों को और जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधा जवाब भगवंत भाई की तरफ से कि भाई प्रमेय किताब क्यों पढ़ी जाए, तो विषय वस्तु और उसके विचार, और आप पढ़ें सब लोग उस किताब को। बाकी भगवंत भाई, पाठक पढ़ भी रहे हैं और आपकी किताबों को हमेशा ही बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है। आपकी किताबों पे समीक्षाएं बहुत अच्छी आती हैं, क्योंकि आप हमेशा विषय उतना उठाते हैं और बहुत सधा हुआ, बहुत रिसर्च के साथ आप लेखन करते हैं। आपकी किताब जिंदगी 50-50 पर कई विश्वविद्यालयों के छात्र शोध भी कर रहे हैं। तो यहाँ जो बात है वो हम प्रमेय से जुड़ी हम बात कर लेते हैं कि जब समीक्षाएं हमको प्राप्त होती हैं तो जाहिर सी बात है कि रोमांचित होना किसी भी लेखक के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि भाई उसकी किताब पे अच्छी अच्छी समीक्षाएं आती हैं। तो बतौर लेखक प्रशंसा, अच्छी समीक्षाओं को और आलोचनाओं को आप किस तरह से लेते हैं? कई बार हमें आलोचनाएं भी मिलती हैं, क्योंकि हम जो लिख रहे हैं वो जरूरी नहीं कि सबको पसंद आए। तो पसंद, नापसंद, प्रशंसा, आलोचना, इनको आप किस नजरिए से लेते हैं बतौर लेखक? लेखक को किस नजरिए से लेना चाहिए इनको, थोड़ा सा जानना समझना चाहेंगे। एक किसी बहुत बड़े फिलोसफर ने कहा है कि किसी ने मेरी अति तारीफ की, मैंने उसे कूड़े में डाल दिया। किसी ने मेरी बुराई की, मैंने उसे कूड़े में डाल दिया। ठीक है। तो मेरी कोई तारीफ करता है तो मैं उसे फेसबुक पे डाल देता। बहुत बढ़िया जी। इसके बाद कभी साथ बैठते हैं तो कभी तारीफ का जिक्र नहीं होता, बिल्कुल। जिंदगी का जिक्र होता है, तारीफ का नहीं होता है। जी। लेकिन वो कई लेखक हैं जो ये बोलते हैं कि वो अपना प्रचार नहीं करते हैं, लेकिन उनसे जब भी मुलाकात करो तो पूरा समय वो अपनी तारीफ ही बताते रहते हैं। ठीक है। जी। तो तारीफ या आलोचना हो, दोनों को फेसबुक पे डाल के मैं भूल जाता जी। हूं और कभी किसी भी चीज को हावी नहीं होने देता हूं। क्यों? क्योंकि हर चीज जो नजरिए का खेल है। प्रमेय पे भी मैंने ये लिखा हुआ है कि दुनिया में एक ही नियम है, कि दुनिया में कोई नियम नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल समझनी चाहिए तो बात। चाहे तारीफ कोई करे तो दूसरा कोई कोई बुराई भी कर रहा होगा। बिल्कुल। मैं धीरे बोलता हूं तो कोई उसमें तारीफ का भी कमेंट डालेगा, कोई ये भी बोलेगा कैसे बात कर रहा है ये। ठीक है ना। तो मेरा ये मानना है कि दुनिया में एक ही नियम है, कि दुनिया में कोई नियम नहीं है। नहीं। तो कोई भी हो या कुछ भी हो, फेस डाल के भूल जाता हूं। जहां तक आजकल के किताबों के लेखन की तो बात हो गई, तो लिखना जितना जरूरी है, दिखना और बिकना कितना जरूरी है? मेरी बात फिर से समझ लें भगवंत भाई, लिखना जितना जरूरी है, दिखना और बिकना कितना जरूरी है? साथ ही इसी सवाल में ऐड करूंगा कि सोशल मीडिया के जो डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, अपनी किताब के प्रमोशन के लिए जाहिर सी बात है कि हम सभी लेखक इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं। तो इनका इस्तेमाल कैसे बेहतर हो सकता है अधिक से अधिक पाठकों तक पहुंचने के लिए?
सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि हम किताब प्रकाशित क्यों करवाएं। क्यों? क्योंकि वो काफी पाठकों के पास में पहुंचे। पाठकों के पास में जाएगी तभी जब हम लोगों को बताएं। ठीक है ना? जो आज की डेट में सोशल मीडिया, ये हमारा बड़ा सपोर्ट करती है कि हम पाठक के पास में पहुंचे कैसे। तो जो लेखक थे ये मानते थे कि लेखक का काम सिर्फ लिखना है। बात तो सही है, लेकिन साथ में यदि हमारे पास में सोशल मीडिया का कोई टूल है, वो फेसबुक भी हो सकता है, ट्विटर भी, इंस्टा भी, रचयिता भी, ये या कोई भी, तो हम यदि वैसे माध्यमों का उपयोग करके जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं तो हमें उनका उपयोग करना चाहिए। और जिंदगी में क्या किताबों पे हमें उनके बारे में उल्लेख करना चाहिए। जी नहीं, बिल्कुल जी भगवान भाई। तो सोशल मीडिया बड़ा रोल प्ले करता है और उसका इस्तेमाल हमें करना चाहिए, क्योंकि नए लेखकों का हमेशा ये सवाल रहता है कि हम अपनी किताब लिख ली है, अब हमें क्या करना होगा। तो आपने उस महत्व को भी समझाया है कि भाई लिखना और जितना ज़रूरी है, दिखना और बिकना कितना ज़रूरी है, और सोशल मीडिया का इस्तेमाल हम किस तरह से करेंगे। भगवान भाई, भविष्य की प्लानिंग पे कुछ बात कर लें। प्रमेय पाठकों के बीच में आपने समर्पित कर ही दी है, पाठकों के हाथों तक पहुंच गई है, पाठकों के बीच में है, कई लोगों के रास्ते में है, तमाम तरह की चर्चाएं प्रमेय पे हो रही हैं। अपनी किताबों को लेकर भविष्य की क्या प्लानिंग है? क्योंकि लिखना हो गया, दिखना हो गया, बिकना हो गया, अब इसके बाद तो पर्दा बचता है, और हमारे बीच में ओटीटी है, वेब सीरीज जिस पे आती हैं, तमाम फिल्में हैं। तो आप अपनी किताबों का भविष्य कहाँ तक देखते हैं? और अब प्रमेय आ गई, प्रमेय के बाद क्या होने वाला है? देखिए प्रदीप जी, हम साहित्य को और बॉलीवुड लेखन दोनों को हमेशा अलग रखना चाहिए। जी बिल्कुल। साहित्य का लेखन दूसरा है, बॉलीवुड का लेखन दूसरा है। ठीक है। हाँ, कई डायरेक्टरों के साथ में हमारी बातें चल रही हैं कि बाली उम्र पे फिल्म बने, लेकिन जिंदगी 50-50 प्रमेय पे नहीं लग सकती। क्योंकि कि ये दोनों वैचारिक जो है कि वो किताबें हैं, इस पे यदि बनती है तो बात दूसरी है। लेकिन साथ हमें लेखन की बात भगवंत भाई, आवाज आपकी नहीं आ रही है, शायद कनेक्शन। भगवंत भाई का कनेक्शन शायद टूट चुका है, तो देखते हैं, 2-3 मिनट उनका इंतजार करते हैं, शायद फिर से लौटें भगवंत भाई। और बड़ी अच्छी अच्छी बातें भगवंत अनमोल बता रहे थे। अपनी किताब के बारे में तो उन्होंने विस्तार से बात करी ही, प्रमेय के बारे में, जिंदगी 50-50 के बारे में उन्होंने विस्तार से बात करी। और साथ ही तमाम युवा लेखक, नए लेखक जो जिनके मन में बहुत सारे सवालात रहते हैं कि भाई कैसे प्रकाशित करें किताब, कैसे अपनी किताब को छपवाना है, किताब
को छपवाने को लेकर कितनी तरह की दृष्टियां होती हैं, कौन कौन से एस्पेक्ट्स हमें करने हैं, तो उन सब पे भी भगवंत भाई ने खूब प्रकाश डाला। एक बात समझ लेनी जरूरी होगी कि इस बात को तो भगवंत भाई ने बता ही दिया कि भाई लिखना जितना जरूरी है, दिखना और बिकना भी उतना जरूरी है। मैं उससे पहले की एक बात बताना चाहता हूं कि लिखने से पहले पढ़ना कितना जरूरी है। तो आप समझ लीजिए कि पढ़ना भरना है तो लिखना छलकना है। कोई गिलास है, जब तक वो भरेगा नहीं तब तक वो छलकेगा नहीं। तो अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो अच्छा लिख नहीं पाएंगे। तो पहला जो एक सलाह है, एक मशवरा है, वो खूब पढ़ने से लेखन की शुरुआत होती है। और यही बात तमाम लेखक कहते हैं। और भगवंत भाई का कनेक्शन वापस लौट आया है और मुझे तो नजर आ रहे हैं। भगवंत भाई, आवाज आ रही है आपको? हाँ कुलदीप भाई। हाँ, चलिए, आपका कनेक्शन मुझे लगता है बीच में टूटा था। तो उस बीच में आपने बताया लेखन की बात, तो मैं उससे पहले पढ़ने पे चर्चा करने लगा था कि लिखने के लिए पढ़ना कितना जरूरी है। फिर आपकी बात पे ही हम लौटते हैं। चूंकि अब समय भी काफी हो चला है, तो बस छोटी छोटी चीजें हम बिल्कुल समझ लेते हैं कि जी। तो आप जहां जहां बात कर रहे थे वहीं से आप अपनी बात की शुरू करें कि भाई प्रमेय आ चुकी है, अब प्रमेय के आगे क्या? प्रमेय के आगे कई सारी चीजें होते हैं, मुझे खुद ही नहीं पता है कि मैं क्या लिखूंगा। जी क्योंकि जैसा मैंने अपना माहौल बना लिया है कि भगवंत नए विषयों पे हैं, तो मुझे कोई नया विषय ढूंढने पे समय लगेगा। जी तो इसके लिए वक्त दीजिएगा और मैं कोई नया विषय लेकर के फिर से हाजिर होऊंगा। सिर्फ थोड़ा सा समय है जो है ना चाहिए होगा कुलदीप भाई। नहीं, बिल्कुल भगवंत भाई, और तमाम पाठकों को व्यक्तिगत तौर पे, मुझे, चूंकि आप मित्र हैं, आपसे तमाम सुख दुख की बातें होती हैं, तो आपकी हर नई लेखनी का इंतजार होता है। अभी आपकी प्रमेय एक हफ्ते पहले ही मेरे पास पहुंची और काफी हद तक प्रमेय पढ़ ली गई है और उसके बाद चर्चा आपसे की जा रही है और तमाम पाठकों के पास, तमाम हिंदी प्रेमियों के पास प्रमेय पहुंच रही है, पहुंच चुकी है और सभी की प्रतिक्रियाओं का इंतजार है। भगवंत भाई का कनेक्शन एक बार फिर शायद गुम हो गया है, तो हम इस चर्चा को बहुत आगे ना बढ़ाते हुए, चूंकि एक अच्छी सार्थक चर्चा हुई भगवंत भाई के साथ में, प्रमेय को लेकर बात हुई, तमाम तरह के अलग अलग दृष्टिकोण पे बात हुई, लेखन को लेकर बात हो गई है, किताबों की बिक्री को लेके कि कितना किताब बिकना कितना जरूरी है, उन सब चीजों को लेकर बात हुई। तो एक बार फिर आगे कभी जुड़ा जाएगा एक नए विषय के साथ में, एक नए तरह की चर्चा के साथ में। फिलहाल हम उम्मीद ये करते हैं कि इस सार्थक परिचर्चा से जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनको जरूर कुछ सीखने समझने को मिला होगा। प्रमेय के बारे में बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होंगी कि किस तरह की किताब है प्रमेय। दो पैरेलल प्रेम कहानियों के होते हुए भी अध्यात्म विज्ञान, धर्म अध्यात्म विज्ञान के बारे में बताती है, ब्रह्मांड के बारे में बहुत सारे आपके भ्रमों को दूर करती है, जीवन में अपूर्णता का महत्व बताती है। तो एक इस तरह की नई किताब जो हमारे बीच है, मैं चाहूंगा कि आप सभी उस किताब को पढ़ेंगे और उस किताब को पढ़ने के बाद अपनी प्रतिक्रिया देंगे कि आपको ये किताब कैसी लगी, आपको ये विषय कैसा लगा, आपको भगवंत अनमोल का लेखन कैसा लगता है। तो इसी एक उम्मीद के साथ आप सभी से मैं और भगवंत भाई दोनों विदा लेते हैं। जो भी लोग इस परिचर्चा में हमारे साथ जुड़े, उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। रचयिता का बहुत बहुत आभार कि हम दोनों को अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़ने का मौका आपने दिया। जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं उन सब का एक बार फिर से शुक्रिया। एक बार फिर कभी आपसे जरूर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।